जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो आज का ये क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अब आप सबकी जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें मात्र भैया 7 डेज यानी कि अप्रॉक्स कह सकते हो कि 1 वीक का ही टाइम रह चुका है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके भाई तुम पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करो, जितना ज्यादा हो सके चीजों को प्रैक्टिस करो सही तरीके से। ठीक है, बिकॉज अब बहुत 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 कम टाइम रह चुका है। ठीक है, यानी कि क्लियर दिख रहा तुम्हारे आग के सामने कि अरे भाई मेरा फाइनल बोर्ड एग्जाम तो आ रखा नहीं, मतलब आने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इससे आपकी जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको भैया फ्रंट में दिख रहा होगा, टॉप पे दिख रहा होगा कि आखिरी प्रहार, ये चीज है क्या? तो भैया आखिरी प्रहार का सीरीज चल रहा है, जहां पे हम लोग जितना ज्यादा हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर रहे हैं जी, फोकस कर रहा है। ठीक है, और आज की इस क्लास में जितने सारे भी प्रश्न है वो भी सारे के सारे पीवाईक्यू के ही हैं आपके। ठीक है, तो भैया सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेलिस्ट में चाहोगे आखिरी प्रहार नाम से आपको सीरीज मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, वहां पे जितने सारे भी जो वीडियोस है ना, वो सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो उन्हें भैया आप क्लियर कर ही लेना। और एक चीज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आखिरी प्रहार, तो आखिरी प्रहार का मतलब क्या? तो हाँ, एक चीज तरीके से बोल सकते हो कि तुम आखिरी प्रहार ही कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम पे। ठीक है, पेन से, कॉपी से, बुक से, ठीक है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपने बोर्ड एग्जाम पे प्रहार कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। बाकी मेहनत करना ही है। ठीक है, बाकी बिना किसी देरी का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है। और एक अच्छी चीज है कि भैया इंग्लिश मीडियम के जितने सारे भी स्टूडेंट हैं उनको भी आज के स्टूडियो में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, या फिर यूं कह लो कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है आखिरी प्रहार नाम का, ठीक है, तो भैया उसमें भी हर एक वीडियो में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है, यानी कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, वो कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, या फिर प्रगामी तरंग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो आपका अनुप्रस्थ होता है, यानी कि ट्रांसवर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया है और आज के इस क्लास में सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को कैसे ध्रुवित किया जा सकता है, यानी कि हाउ कैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी पोलराइज, यानी कि हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइज किस तरीके से कर सकते हैं? लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा, पोलरोइड के द्वारा, या फिर प्रिज्म द्वारा। ठीक है, तो चीजें जैसे आप कनेक्टेड कर सकते हो, जो पोलराइज हो सकती है वो पोलरोइड के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किस तथ्य को नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, यानी कि विच फैक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यानी कि अगर मैं देखो, जो आपका लाइट होता है वो दो फॉर्म में होता है। लाइट को आप दो फॉर्म में समझ के चीजों को, जितने सारे भी घटनाएं होती है उनको आप देख सकते हो। जिसमें से पहला आपका होता है लाइट आपका वेव फॉर्म में, और जो तुम्हारा दूसरा होता है वो होता है लाइट तुम्हारा पार्टिकल फॉर्म में, यानी कि कण के फॉर्म में। तो भैया यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मैं लाइट को तरंग सिद्धांत, यानी कि तरंग सिद्धांत के आधार पे लेता हूं, यानी कि अगर मैं लाइट को वेव मान के चलता हूं, तो इनमें से ऐसी कौन सी तथ्य है या फिर इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जिसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं अगर लाइट को अगर वेव के फॉर्म में देखें तो। ठीक है, तो भैया जो आपका परावर्तन होता है ना, अगर मैं लाइट को वेव मानूं तो हम परावर्तन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। परावर्तन मतलब कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, और जो अपवर्तन होता है इसे भी हम लोग सही तरीके से समझ सकते हैं। और जो आपका विवर्तन होता है, आई मीन कि डिफ्रैक्शन, इसे भी हम लोग सही तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, इसे हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे हम लोग नहीं समझ सकते हैं अगर मैं लाइट को वेव के फॉर्म में देखता हूं तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, यानी कि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है। भैया बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप 10th ही पढ़ते आ रहे हो, 10th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, या फिर ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो आपका आसमान का रंग है वो नीला दिखने का क्या कारण होता है। ठीक है, द रीजन वाई द कलर ऑफ अ स्काई अपेयर ब्लू इज, प्रकीर्णन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवन होता है, या फिर विवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्णन के कारण जो आपका आसमान का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर कि जब सौर प्रकाश किरण में उपस्थित काली रेखाओं को मुख्यतः हम लोग क्या कहते हैं? जो आपका सौर का प्रकाश होता है उसमें जो भैया प्रेजेंट होता है आपकी ब्लैक लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं। क्या कहते हैं जी? फ्रॉनहोफर
ऑफर लाइंस। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने 100% सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि जब श्वेत प्रकाश का किरण, ठीक है, वर्णपट प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है? अगर सबसे बात करा जाए कम विचलन का, तो वो आपका होता है रेड कलर का, ठीक है, यानी कि रेड कलर का। और जो सबसे ज्यादा विचलन होता है वो आपका होता है बैगनी कलर, यानी कि वॉयलेट कलर। बाकी फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे कम विचलन किस कलर का होता है, तो वो आपका होता है लाल कलर का। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि जो आपका दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, उसके रंगों में अत्यधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? ठीक है, वो होता है रेड कलर का, ठीक है, यानी कि लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। और जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो ये जो लाल कलर होती है ना, ये जो लाल रंग होती है और जो आपका बैगनी रंग होता है, ठीक है, इन दोनों में भैया इनवर्स चीजें चलती है, इनवर्स नेचर होता है दोनों का। अगर लाल बढ़ेगा तो बैगनी घटेगा, तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। तो दिस स्पेक्ट्रम के रंगों में अत्यधिक जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है लाल रंग का। तो सबसे कम किसका होगा? वही चीज है ना, इनवर्स होता है नेचर, ठीक है। तो बैगनी का सबसे कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप याद रख सकते हो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, यानी कि द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट सनलाइट इज, ठीक है, जो आपका सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है ना, वो होता है कंटिन्यूअस, यानी कि सतत। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने 100% सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9 नंबर की बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी कि बैंड स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल। जो हमारा बैंड स्पेक्ट्रम होता है वो कहां पे अवेलेबल होता है, हमें कहां पे मिलता है, ठीक है, परमाणुओं में, अणुओं में, या फिर ठोस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो आपका बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिलता है हमें अणुओं से, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल से। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 10 नंबर कि विद्युत फ्यूज, ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस नियम पर कार्य करता है? जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना, वो भैया वर्क करता है विच लॉ, यानी कि किस लॉ पे आपका वर्क करता है? उसमें का, चुंबकीय का, रासायनिक का, या फिर इनमें से सभी? तो भैया उसमें प्रभाव पे काम करता है, यानी कि थर्मल। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो याद रखना उसमें ये सिद्धांत पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 10 नंबर कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो याद रखना आप सभी भैया वो होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये आप सभी क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि जो आपका विद्युत घंटी होता है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक बेल होता है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, मतलब कार्य करती है उसमें प्रभाव पे, रासायनिक प्रभाव पे, चुंबकीय प्रभाव पे, या फिर इनमें से सभी? तो जो आपका विद्युत घंटी होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव पे। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 12 नंबर की लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बिकम। भैया सिंपल सा बात है, शॉर्ट सर्किट आपका कब होता है? जो आपका करंट का मान है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जो आपका करंट का फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तभी आपका क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है ना। तो भैया जब करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, तभी आपका शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 12 नंबर की डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है, यानी कि वॉन वॉट प्रिंसिपल डज अ डायनेमो वर्क। जो आपका डायनेमो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, प्रेरित धारा पे, धारा के उसमें प्रभाव पे, या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, यानी कि ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे जो आपका डायनेमो होता है वो कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को बदला जाता है? तो जो आपका विद्युत मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि भैया विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 15 नंबर कि छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो जो आपका छड़ चुंबक होता है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है भैया दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ठीक है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 16 नंबर कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि द सिस्टम दैट डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड, उसे हम लोग एमीटर कहते हैं। तो भैया कोई भी आपका सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, उसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा हो, तो उसका पता कौन करता है कि हाँ जी भैया धारा का प्रवाह हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो कितना हो रहा है? तो जो भैया आपका एमीटर एक डिवाइस होता है वही पता करता है कि हाँ जी इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है भैया वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो ऐसे तो एमीटर होगा ना, तो बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना, ठीक है। बाकी जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो क्या करता है? तो भैया सिंपल सा बात है, जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो भैया विभवांतर को मापता है, ठीक है। क्या करता है जी? विभवांतर को मापता है। विभवांतर इन द सेंस कि किसी भी दो पॉइंट के अंदर को, ठीक है,
और उसके बाद विद्युत वाहक बल की भी विद्युत वाहक बल को भी क्या करता है, मेजर करता है, यानी कि कोई भी सेल का ईएमएफ को मेजर करता है तुम्हारा वोल्ट मीटर। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। बाकी 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह यंत्र आपका कौन है, यानी कि वह कौन सा मशीन है, वह कौन सा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो वो भैया आपका होता है डायनेमो। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 18 नंबर कि किसी प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच जो आपका कालांतर होता है उसका जो शक्ति गुणांक होता है यानी कि पावर कोफिशिएंट होता है वो तुम्हारा होता है भैया क्या होता है, 0। लेकिन ऑप्शन में मुझे 10 नहीं, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बाकी क्या कहता है कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यानी कि जो आपका चोक कुंडली होता है यानी कि जो आपका चोक कॉइल होता है वो किस प्रिंसिपल बेसिस पे आपका काम करता है, तो वो काम करता है भैया स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे आपका काम करता है भैया चोक कॉइल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि एसी का समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है। एसी का समीकरण आपको दे रखा है और यहाँ पे आपको फाइंड करनी है भैया आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति आपको फाइंड करनी है, सिंपल सी बात है। तो भैया एक चीज आप मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे दे रखा है आई बराबर 50 साइन और 100t। आप मुझे बताओ कि भैया धारा का समीकरण क्या होता है एसी सर्किट के अंदर, तो वो आपका होता है आई बराबर आई मैक्स, ठीक है। आई मैक्स यानी कि करंट का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आई मैक्स साइन ओमेगा टी, यही आपका क्या होता है जी, यही आपका होता है इक्वेशन, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, इससे आपको कंपेयर करना है इस वाली चीज को। तो यहां से तुम इससे कंपेयर करके ओमेगा का वैल्यू तो सिंपल आपको दिख रहा है कि भैया जो आई मैक्स का वैल्यू है, ठीक है, जो आपका आई मैक्स का वैल्यू है वो है 50, ठीक है। उसके बाद 100 आपका ओमेगा का वैल्यू है। तो चीजें क्लियर है ना। तो भैया ओमेगा का वैल्यू हमें पता चल गया यहाँ से 100, हमें पता चल गया ओमेगा का वैल्यू यहाँ से 100। तो ओमेगा बराबर होता है 2πf। अब 2πf बराबर आप करोगे 100, अब f बराबर करोगे तो 100/2π, 100/2π। तो 2 से इसको काटोगे 50 बार में यानी कि 50/π, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, 50/π हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है आपका हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यही वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की व्हाट आर द रूल ऑफ एनर्जी कन्वर्सेशन बेस्ड। भैया हिंदी में तो चीजें है ही नहीं, क्या हो रखी है यहाँ पे, लेकिन याद रखना लेंज का जो नियम होता है, जो आपका लेंज का लॉ होता है, वही आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 22 नंबर की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की गई थी, ठीक है। फैराडे द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा, लेंज द्वारा या फिर रूमकॉफ द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको किसने डिस्कवर किया था, तो फैराडे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 23 नंबर की स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या फिर हेनरी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, देखो जी, अगर आपसे पूछ ले प्रेरकत्व, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले प्रेरकत्व या फिर अगर आपसे पूछ ले स्वप्रेरकत्व, ठीक है, स्वप्रेरकत्व, या फिर अगर आपसे पूछ ले कहीं कहीं अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन, ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व, तो एक चीज़ याद रखना, ये जहाँ पे प्रेरकत्व लगा आपको दिख गया ना, उसका एसआई मात्रक आप डायरेक्ट मारना हेनरी होने वाला है, ठीक है। सबका एसआई मात्रक हेनरी होता है, तो बेसिकली यहाँ पे तो हेनरी हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे मन में कुछ चीज़ें मचल रही है कि भैया मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे कि भैया वोल्ट किस चीज़ का मात्रक होता है। सिंपल सा बात है, ये बच्चा बता देगा। ये तो भैया विभवांतर का मात्रक हो गया, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का। साथ में बात कर लिया जाए तो ईएमएफ का भी ऐसा ही मात्रक आपका वोल्ट ही होता है। हेनरी हमने देख ही लिया। ओम किस चीज़ का मात्रक होता है तुम बताओ। तो भैया आप बोलोगे कि अरे भैया क्या पूछ रहे हो, तो हम 10th से ही पढ़ते आ रहे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे, बच्चा बता देगा, ठीक है। किस चीज़ का मात्रक होता है जी, रेसिस्टेंस का मात्रक होता है। चलो जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओम मीटर किस चीज़ का मात्रक होता है, क्या बोलोगे। तब तक इसका बताओ, तब तक कूलम्ब का तुम बताओ। सिंपल सा चीज़ है, कूलम्ब का किस चीज़ का मात्रक होता है, ये तुम्हारा होता है चार्ज का मात्रक, ठीक है, चार्ज का मात्रक, ठीक है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ जो आपका चार्ज होता है ना, उसका तुम बताओ सीजीएस मात्रक, ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो याद रखना ESU होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है जी, चार्ज का ESU होता है, ठीक है। और उसके बाद वोल्ट का तो आपने बता ही दिया, ओम का बता ही दिया। मैंने आपसे ओम मीटर पूछा था ना, ये आपका होता है रेसिस्टिविटी का। किस चीज़ का होता है, रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का, ठीक है।
तो भैया ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सब चीज़ें नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 24 नंबर कि प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है, यानी कि वन विच फिनोनिमा इज ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड। देखो जो आपका प्रकाशिक तंतु होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं या फिर कहीं कहीं इसे हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। चलो चीज़ें क्लियर है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भैया ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है इसका काम क्या होता है। तो देखो जी, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये आपका डाटा का, ठीक है, क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह, क्या करता है, डाटा को भेजता है, ठीक है। या फिर डाटा को तुम सिग्नल भी बोल सकते हो। सिग्नल को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक भेजता है बिना एनर्जी लॉस के। एक चीज़ तुम ध्यान देना, बिना एनर्जी लॉस के एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करता है, सिग्नल को भेजता है। किस चीज़ के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, ठीक है। ऐसा लाइट के फॉर्म में ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का काम तो आप समझ गए। बाकी ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि जिस वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने होते हैं, ठीक है, तो जिन वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण का प्रयोग हो तो उनका कोण क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो याद रखना 120, ठीक है, क्या होना चाहिए, सॉरी 90। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, बहुत सारी वीडियो में बोला है कि जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है यानी कि जो आपका वेवलेंथ होता है, ठीक है, वेवलेंथ जो आपका होता है, और भैया जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसे मैं आर आई से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका वेवलेंथ होता है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इन दोनों के जो बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो होता है इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स। यानी कि सिंपल सा बात है, अगर ए बढ़ेगा, वेवलेंथ अगर आपका बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, लेकिन जब अगर आपका वेवलेंथ घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में समझ गया ना, उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैं नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का क्या मान होगा। सिंपल सा बात है, जब अगर आपका वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल सा बात है जी, घटेगा, यानी कि घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलो जी 27 क्वेश्चन की बात कर ली जाए। विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसको हम लोग किस तरीके से पोलराइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो हमने देख लिया ना भैया, पोलरॉइड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि जब प्रकाश किरणों, ठीक है, किसी तीखे कोर पर मुड़ने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है। अपवर्तन आई मीन की रिफ्रैक्शन, विवर्तन आई मीन की डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण आई मीन की इसे इंग्लिश में हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। ध्रुवन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट में बताओगे कि जब प्रकाश किरण किसी तीखे कोर पर मुड़ने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, जो फिनोनिमा होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। चलो जी बाकी हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किस तथ्य को नहीं समझा जा सकता। तो भैया इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसे हम लोग नहीं समझ सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 30 नंबर की वह परिघटना जो प्रदर्शित करती है कि जो आपका तरंग है वो भैया अनुप्रस्थ है, यानी कि द फिनोमिना विच शो द वेव इज ट्रांसवर्स, यानी कि प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। और अब तक मैंने आप सभी को 2 होमवर्क प्रोवाइड कर दिया और आज की इस क्लास में हम लोग आई थिंक 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तो भैया कम से कम 2-3 होमवर्क तो बनता है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप सभी मुझे कमेंट में होमवर्क का जवाब नहीं देते, बट मैं क्या कर रहा हूँ भैया, मैं मैनेज अपने डिसिप्लिन को कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा है ना चीज़ें कि भैया इनका चैनल तो छोटा ही है यार 1000 मेंबर है इनके चैनल पर, तो क्या ही इनका बात मानना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, हाँ, मेरे को इससे कोई भी ऐतराज़ नहीं है, कोई भी मुझे बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे ही आप 12th बाद चीज़ों को समझते हो, 12th बाद ऐसा नहीं है ना कि आपका ज़िंदगी 12th तक की है, 12th बाद आगे आप बढ़ोगे, आगे आप चीज़ों को, नए नए चीज़ों को जानोगे, समझोगे। तो भैया वहाँ पे आगे चल के जहाँ भी आप जाओगे इन द फ्यूचर, मैं भरोसा करता हूँ, आई होप कि आप कोई अच्छे फील्ड में जाओगे, ठीक है, अच्छे काम करोगे 12th बाद, ठीक है, और अच्छा कोई कोर्स में इनरोल करोगे, या फिर लाइक जो भी करना चाहते हो, कंपटीशन के फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर जो भी जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, आप जाओ सही तरीके से। लेकिन डिसिप्लिन आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा हर एक जगह। वो चीज़ अगर आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे कि भैया भैया का तो बोलने का काम है कि होमवर्क का जवाब आप कमेंट में मुझे बताओ, बाकी मैं तो नहीं देने वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी आगे ध्यान रखना, आगे 12th बाद जहाँ जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको डिसिप्लिन मैनेज करना पड़ेगा, जो चीज़ बोला जाएगा वो चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बट कोई नहीं, ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, आप दे देना, आई होप कि आप कमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 31 नंबर कि मृग मरीचिका का क्या कारण है, यानी कि द रीजन ऑफ मिराजेस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन, यानी कि TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे ही ये जो मृग मरीचिका है ना ये बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है जी, रेगिस्तान में बनता है, ठीक है।
तो अगर आप सभी ने इस चैप्टर को, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को सही तरीके से पढ़ रखा, सॉरी ये वेव ऑप्टिक्स में आई थिंक पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स नहीं ऑप्टिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्टिक्स चैप्टर को सही तरीके से पढ़ रखा तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में कि भैया मिराज क्या होता है। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है। भैया चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है, ये चीज़ हमने देख रखा ऑलरेडी। प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण जो आपका आसमान है उसका कलर नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि भैया टेलीविजन संचार में आवृत्ति परास क्या होना चाहिए, यानी कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज इन टेलीविजन कम्युनिकेशन, यानी कि टेलीविजन कम्युनिकेशन के लिए हमारा जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का वो कितना होना चाहिए। 30 से 300, 30 से 300, 3 से 300 और 30 से 300। भैया आप देख रहे होगे कि आपको कॉमन में हर एक ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि जो भैया नंबर है ना, ये जो रेंज है ना, वो तो हर एक चीज़ में कॉमन है, लेकिन चेंज कहाँ मुझे दिख रही भैया, ये जो यूनिट्स है ना इनमें हमें दिक्कत दिख रही है, ठीक है। तो भैया कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना मेगा हर्ट्ज होता है, क्या होता है जी, मेगा हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि जो आपका फोटो सेल होता है, यानी कि फोटो सेल इज बेस्ड ऑन, एक इस चीज़ पे बेस्ड होता है, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, यानी कि ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो आपका प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, यानी कि जो आपका फोटोन होता है ना, यानी कि द एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज, ठीक है, फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है। तो इसे न्यू पढ़ते हैं, वी नहीं है, इसे क्या कहते हैं, न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ जी 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिवाई क्या होता है, सॉरी डिवाई मात्रक है, मैं पढ़ रहा हूँ डिवाई होता क्या है, जैसे लग रहा है कि भैया डिफरेंशियल पूछ रहे हो तुम तो डिवाई का, नहीं, डिवाई किस चीज़ का मात्रक, यही चीज़ पूछा जा रहा है आपसे। डिवाई यूनिटीज, आवेश का, विभव का, विद्युत ध्रुवकोण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भैया आपका डिवाई मात्रक होता है ना, वो आपका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब भैया अगर आप बोलोगे कि भैया डिवाई, इसका तो फार्मूला होता है P बराबर 2QL, ठीक है, P बराबर 2QL फार्मूला होता है। तो Q का क्या हो जाएगा, कुलम्ब हो जाएगा, और L आपका हो जाएगा इसका मीटर। तो कुलम्ब इंटू मीटर, तो तुम कुलम्ब इंटू मीटर को डिवाई भी कह सकते हो, ठीक है, कुलम्ब इंटू मीटर को डिवाई भी कह सकते हो। तो कुलम्ब इंटू मीटर भी आपका मात्रक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, और आपका डिवाई भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 36 नंबर, वो अलग बात है कि वापस से 36 रिपीट हो गई है, लेकिन क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आपका कौन है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, या फिर विद्युत तीव्रता, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया विद्युत फ्लक्स तो नहीं है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स तो आपका एक अदिश राशि होता है, विद्युत विभव भी अदिश राशि होता है, और विद्युत तीव्रता हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि जब कोई पिंड या वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो जब किसी भी वस्तु को हम ऋण आवेशित कब बोलेंगे, ठीक है, जब भैया आपका इलेक्ट्रॉन कोई भी वस्तु से जाता है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन अगर जब आपका कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब ये भैया निगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो भैया क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, आई मीन कि भैया द्रव्यमान यानी कि मास क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा, मास बढ़ेगा, ठीक है, तो भैया बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 38 नंबर की अपसाइड ट्रांसफार्मर में बढ़ोतरी होती है, यानी कि जो आपका भैया रेड्यूसिंग ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर बढ़ोतरी होती है, किस चीज़ की, धारा की, वोल्टता की, या फिर वाटता की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया याद रखना करंट की बढ़ोतरी होती है, किस चीज़ की बढ़ोतरी होती है जी, धारा की। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर कितना होता है। याद रखना जी 0 होता है, क्या होता है जी, 0 होता है। बात कर ली जाए संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो भैया संधारित्र का भी जो शक्ति गुणांक होता है, संधारित्र का भी जो आपका पावर फैक्टर होता है उसका भी वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों आई थिंक आज के इस क्लास में 40 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा भैया, एग्जाम आप सबकी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, तो जितना ज़्यादा हो सके PYQ क्वेश्चंस पे फोकस करो, जितना ज़्यादा हो सके PYQ क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है, सेट्स लगाओ, ठीक है। और क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक तुम देख सकते हो, मॉडल पेपर देख सकते हो, ये जो 5 मॉडल पेपर होते हैं इनका तो सॉल्यूशन करके ही जाना है आपको। और भी जितना ज़्यादा हो सके भैया आप प्रैक्टिस पे टाइम दो, ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। बाकी वही है, एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है, आप सभी का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी पैसेंस रखो, हर एक चीज़ सही तरीके से हो जाएगी, ठीक है। बाकी एक अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को, ठीक है। बाकी अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्तों में शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इससे आपकी जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले किस तक पहुंच सके, आप तक पहुंच सके, ठीक है। बाकी आज के इस क्लास की PDF के लिए आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू बच्चों।